हेलो एवरीवन। सॉइल साइंटिस्ट जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, मिनरल न्यूट्रिशन आपके एग्जाम का होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई फंक्शन क्या है इसका, डेफिशिएंसी क्या है, तो वहाँ से साइंटिस्ट के नाम पूछे जाना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे हम बात करें तो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया, जो 3 इसेंशियल क्राइटेरिया दिए थे, किसने दिए थे? आर्नन एंड स्टाउट ने दिए थे 1939 में। ये आप सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन जो है ये बन जाता है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाला क्वेश्चन भी बड़ा बनता है कि ये टर्म किसने दिया, तो ये निकोलस ने 1961 में दिया है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कह देते हैं। खेरा डिसीज की बात करें तो ये आपको पता है कि जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, और वायल नेने ने इसको डॉक्टर वायल नेने ने इसको पंतनगर में ढूंढा था, सबसे पहले डिस्कवर किया था। उसके अलावा भाई लाइबिग की अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस वॉन लाइबिग, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनके एग्रीकल्चर में रही है। जैसे हम बात करें तो लॉ ऑफ मिनिमम, आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी मिलेगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। लॉ ऑफ मिनिमम की बात करें तो ये दिया था जस्टिस वॉन लाइबिग ने, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ये दिया था ब्लैकमैन ने, ठीक है। तो याद कैसे रखना है कि मिनिमम यानी कि कम से कम झूठ बोलना है ना, लिमिटेड झूठ नहीं बोलना, मिनिमम झूठ बोलना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ मिनिमम जो है लाइबिग ने दिया था, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किसने दिया है? वो दिया है ब्लैकमैन ने। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी लाइबिग ने दिया। ये लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं कि भाई सॉइल से आप जितने न्यूट्रिएंट निकाल रहे हो उतने ही आपको सप्लाई भी करने पड़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में, जितना ले रहे हो उतना देना भी पड़ेगा। उसके अलावा इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फर्टिलाइजर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये सारे टर्म हैं जो जस्टिस फॉन लाइबिग के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया ब्लैकमैन ने दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करें तो ये मिस्चर्लिस का लॉ है, ये आपको सॉइल साइंस के अलावा इकोनॉमिक्स में भी ये लॉ देखने को मिलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। और फिर परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बॉल ने बताया हुआ है कि भाई अलग अलग न्यूट्रिएंट जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका, ठीक है, नाइट्रोजन कुछ करेगा, फॉस्फोरस कुछ करेगा, पोटेशियम कुछ यील्ड में कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। इन सब का आप अगर टोटल कर दोगे तो टोटल यील्ड में कंट्रीब्यूशन कितना है, एक तरीके से टोटल यील्ड कितनी आएगी वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना थोड़ा। चलो, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट कि भाई न्यूट्रिएंट सॉइल में मूव कर सकता है, ये बताया था किसने? ब्रेज ने इसके बारे में बताया था। तो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ब्रे नहीं दिया था। उसके अलावा क्यू आई रिलेशनशिप होता है एक। क्यू आई क्या होता है? क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप। ये फॉस्फोरस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंटेंसिटी, ठीक है, ये फॉस्फोरस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेशियम के लिए होता है क्यू आई रिलेशनशिप, ठीक है। क्या है ये? क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप। यही डिटरमाइन करता है कि भाई कितना पोटेशियम सॉइल सॉल्यूशन में होगा या फिर अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्यू आई रिलेशनशिप फॉस्फोरस का तो स्कॉफिल्ड ने दिया था, पर अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की तो ये दिया है किसने? बेकेट ने ये यहाँ पे दिया है क्यू आई रिलेशनशिप ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा फर्टिलाइजर है जो इंडिया में नहीं है, पूरा का पूरा हम इंपोर्ट कराते हैं। फॉस्फोरस भी हम मैक्सिमम इंपोर्ट ही कराते हैं, और पोटेशियम तो पूरा ही 100% ही इंपोर्ट हमें कराना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी? पोटेशियम की। चलो भाई, तो ये थे यहाँ पे कुछ मिनरल न्यूट्रिशन के। अब अगर हम बात करते हैं भाई फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, तो भाई सबसे पहले अमोनिया सिंथेसिस का प्रोसेस था, जिसने क्या किया? जिसने फूड प्रोडक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है। जो भी फूड प्रोडक्शन था, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बिना इस प्रोसेस के बन ही नहीं पाते। तो अमोनिया को बनाने का जो प्रोसेस था वो हैबर एंड बॉश, इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। उसके अलावा अगर हम कंपोस्ट बनाने की बात करते हैं तो भाई कंपोस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंदौर मेथड, एक को हम बोलते हैं बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड दिया है सर ऑल्बर्ट हावर्ड ने, और बेंगलोर मेथड दिया किसने? CN आचार्य जी ने, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, इंदौर और बेंगलोर मेथड किसने दिया। उसके अलावा एक होते हैं ADCO मेथड, ठीक है। क्या है? ADCO मेथड आपका ये हो गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी। तो ये आपका हचिंगसन एंड रिचर्ड, ये जो आपने सुना होगा रोथम स्टेट मैन्यूरल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक मैन्यूर का एक्सपेरिमेंट जो लंबे टाइम से चल रहा है, वहीं पे इस मेथड को भी डेवलप किया गया, जिसको ADCO मेथड कहते हैं, जो हचिंगसन एंड रिचर्ड ने दिया था। फिर एक आते हैं क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट, जो किसने दिया? कैट एंड नेल्सन ने दिया। क्या है क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट? भाई क्रिटिकल मतलब क्या? किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत क्रिटिकल है, मतलब ये वो लेवल है न्यूट्रिएंट का, अगर इससे कम न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, तो प्लांट उस न्यूट्रिएंट के लिए रिस्पॉन्स करेगा। मानो नाइट्रोजन अगर इस पर्टिकुलर लेवल से कम चला गया, जो भी आपका क्रिटिकल न्यूट्रिएंट हम नाइट्रोजन का निकालेंगे, अगर उससे कम चला गया तो जैसे हम सॉइल में नाइट्रोजन डालेंगे, प्लांट में हमें यील्ड में इजाफा डायरेक्ट देखने को मिलेगा। प्लांट फिर उस न्यूट्रिएंट के लिए रिस्पॉन्स होगा। कब रिस्पॉन्स होगा? जब वो न्यूट्रिएंट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट से नीचे चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कैटेल नेल्सन ने।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, अजोला के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, बिना अजोला के भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, ठीक है। तो बीजी आपका रोल इसका राइस में, कि भाई राइस में वाटर लो कंडीशन में क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया अच्छी तरीके से नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, सबसे पहले बताया था पीके ने बताया था, ठीक है। उसके अलावा एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस रेडाइकोला। व्हाट इज बैसिलस रेडाइकोला? इट इज राइजोबियम, बाद में इसका नाम आ गया था क्या, राइजोबियम। तो भाई बिजरनिक को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि लेग्यूम में ये नोड्यूल्स हैं, भाई इस नोड्यूल से क्यों बन रहे, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने उन नोड्यूल से, लेग्यूम के नोड्यूल से क्या निकाला, उन्होंने बैसिलस रेडाइकोला निकाला, जिसको बाद में हमने राइजोबियम नाम दे दिया, ठीक है। उसके अलावा माइकोराइजा टर्म की बात करें तो ये टर्म दिया था फ्रैंक ने। व्हाट इज माइकोराइजा? माइकोराइजा होता है फंगस और हायर प्लांट्स की रूट का एसोसिएशन, हायर प्लांट, ठीक है। हायर प्लांट की रूट में एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पर फंगल इन्फेक्शन उसको फायदा देता है, कैसे, फॉस्फोरस वगैरह न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करके, ठीक है। उसके अलावा फाइलोस्फीयर टर्म जो है वो दिया था रियूनियन ने, और राइजोस्फीयर की बात करें तो वो दिया था हिल्टनर ने, ठीक है। तो भाई फाइलोस्फीयर मतलब जो लीफ के आसपास का एरिया उसको हम फाइलोस्फीयर बोलेंगे, और जो रूट के आसपास का एरिया है उसको हम राइजोस्फीयर बोलेंगे। रूट के आसपास मतलब रूट के ऊपर की 1 से 2 mm की सॉइल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये रूट है तो अगल बगल का दूर दूर के एरिया भी राइजोस्फीयर है, नहीं, रूट के जस्ट पास की 1-2 mm की सॉइल को अपन राइजोस्फीयर कहते हैं। किसने दिया है? हिल्टनर ने दिया है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं भाई पीडोलॉजी की, तो भाई सबको पता है फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, आपका यहाँ पे वीवी डोकुचेव, ठीक है। वेस्ली डोकुचेव जो है ये क्या है, ये रशिया के साइंटिस्ट थे। उसके अलावा इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीडोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं जोनलिटी कॉन्सेप्ट। क्या दिया इन्होंने? जोनलिटी कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने सॉइल को क्लासिफाई किया था जोनल, इंट्रा जोनल और ए जोनल सॉइल्स में, मतलब वेजिटेशन का, टोपोग्राफी का, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सॉइल को अलग अलग क्लासिफाई किया कि भाई वेजिटेशन अलग है, सॉइल अलग होगी। यहाँ वेजिटेशन, यहाँ की सॉइल बनने में वेजिटेशन का रोल नहीं, क्लाइमेट का रोल है, ठीक है। या फिर यहाँ की सॉइल में टोपोग्राफी का रोल है उसकी बनने में, तो वहाँ पे की सॉइल अलग होगी। तो ये आपका है जोनलिटी कॉन्सेप्ट, जो भी डोकुचेव जी ने ही दिया था। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि जो सॉइल बनता है वो क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा सॉइल का बनना। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, डोकुचेव जी के बारे में। एक बात और है, इन्होंने चेरनोजम्स नाम की सॉइल पे काम किया था, चेरनोजम्स, चेरनोजम्स। और ये चेरनोजम्स इंडिया के ब्लैक सॉइल के सिमिलर, ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रशिया में चेरनोजम सॉइल पे काम किया था, और ये चेरनोजम सॉइल इंडिया के अंदर ब्लैक सॉइल के सिमिलर है। उसके बाद हेंस जेनी की क्वेश्चन बड़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, दोनों भी बहुत ज़्यादा। हेंस जेनी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मटेरियल तो ठीक है, उसके अलावा रिलीफ, जिसको अपन टोपोग्राफी भी कहते हैं, रिलीफ या टोपोग्राफी और टाइम, इस पे भी डिपेंड करेगा सॉइल का बनना। तो इनकी फेमस इक्वेशन है जिसको अपन क्लोरप्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, CLORPT। उसके अलावा इस इक्वेशन को एक्टिव और पैसिव फैक्टर में डिवाइड किया था, जोफे ने डिवाइड किया था। तो जोफे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोफे वाला क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं तीनों साइंटिस्ट में, तो जोफे का याद रखना, एक्टिव और पैसिव में डिवाइड किया था। क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म को एक्टिव में डाला और RPT को इन्होंने पैसिव फैक्टर्स के अंदर रखा था। उसके अलावा एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनको कहा जाता है मार्बट, और मार्बट ही थे जिन्होंने डोकुचेव के काम को थोड़ा आगे लेके आए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक डोकुचेव के काम को इतनी पहचान नहीं थी, ठीक है। तो ये मार्बट साइंटिस्ट की जब हम बात करें, USDA के साइंटिस्ट थे, ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के। 1900 के आसपास इनका काम स्टार्ट हुआ, और इन्होंने 2 टर्म दिए, एक को हम बोलेंगे पेडल्फर्स, एक को हम बोलेंगे पेडोकल्स। पेडल्फर मतलब एल्युमिनियम और आयरन की ऑक्साइड का इकट्ठा होना बोलते हैं हम पेडल्फर्स। पेडोकल्स कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना सॉइल में, उसको अपन बोलते हैं पेडोकल्स। तो ये दोनों टर्म मार्बट ने दिए थे। और इससे पहले जैसे मैंने आपको डोकुचेव जी के बारे में बताया, क्या बताया, इन्होंने सॉइल को क्लासीफाई किया वहाँ की वेजिटेशन के हिसाब से, वहाँ के आप कह सकते हो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इन चीज़ों के हिसाब से सॉइल को क्लासीफाई किया था। पर मार्बट ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल को उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या उसकी खुद की प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई किया था, ना कि इन्वायरमेंट वगैरह के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बात होगी मार्बट जी के बारे में। फिर आती है क्या, वेदरिंग स्टेजेस, ये दी थी मोर, यहाँ पे मोर वैन बैरन ने, ठीक है। अलग अलग वेदरिंग स्टेजेस आती हैं कि स्टार्टिंग में एकदम रॉक होगा, फिर धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट होता जाएगा। तो 5-6 स्टेजेस जो है आपको वेदरिंग में देखने को मिलती है। तो किसने दिया, मोर वैन बैरन ने दिया। फिर एक टर्म देखने को मिलेगा कैटेना टर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कैटेना वाला थोड़ा ध्यान में रखना है। ये टर्म दिया था मिलने ने। कैटेना मतलब क्या हुआ कि भाई 2 जगह की जो सॉइल है, 2 अलग अलग जगह की सॉइल है, पर वहाँ पे दोनों की सॉइल डिफरेंट है, ठीक है। क्या बोला, 2 अलग जगह की सॉइल और दोनों सॉइल में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है,
टोपोग्राफी की वजह से आ रहा है। एक जगह स्लोप, टोपोग्राफी समझ रहे हो ना, स्लोप ज़्यादा या कम, तो एक जगह स्लोप थोड़ा ज़्यादा था, एक जगह स्लोप थोड़ा सा कम था, इस वजह से वो दोनों जगह की सॉइल डिफरेंट है, इसको अपन बोलते हैं सॉइल कैटेना। लेटराइट टर्म की बात करें तो भाई लेटराइट टर्म बुचन ने दिया था, केरला में सबसे पहले ये सॉइल देखी गई थी कि भाई वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, घर अपने मिट्टी से बना रहे थे, क्योंकि मिट्टी सॉइल वहाँ की इतनी हार्ड हो जा रही थी, एकदम ब्रिक जैसे हार्ड हो जा रही थी, तो इसलिए इसका नाम लेटराइट सॉइल पड़ा है। लेटराइट मतलब हार्ड लाइक ब्रिक, ब्रिक जैसी हार्ड हो जाना, दैट इज लेटराइट। लेसिवेज टर्म भी एक देखने को मिलता है, जो दिया था किसने, डोचाफर ने दिया था। लेसिवेज मतलब कई बार क्ले लीच आउट कर जाता है नीचे सॉइल में, जिसको अपन लेसिवेज कहते हैं, जो टर्म दिया था किसने, डोचाफर ने ये टर्म दिया था। सॉइल फिजिक्स की बात करें तो भाई ये सब तो आपको थोड़ा रट्टे मारने पड़ेंगे, तो है ना, तो मारो भाई। फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो राइसलन एंड वेस्ट ने दिया था। अवेलेबल वाटर की बात करें तो वेहीमियर एंड हेनरिक्सन ने दिया था। एंड पीडब्ल्यूपी की बात करें तो ब्रिक्स एंड सेंच ने दिया था। मॉइस्चर इक्विवेलेंट भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स एंड मैकलन ने दिया था। और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो दिया था ब्रिक्स ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, पर ये कि कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लेके समझाना होता है, ठीक है। अब वो टाइम लेंगे तो फिर साइंटिस्ट कब डिस्कस करेंगे। पीएफ की बात करते हैं तो भाई पीएफ दिया था स्कोफिल्ड ने। व्हाट इज वाज पीएफ? पीएफ को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो भाई सॉइल कितनी पावर से वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है उसको हम बोलते हैं पीएफ। सॉइल जितना ड्राई होगा पीएफ उतना ज़्यादा, सॉइल में जितना पानी प्रेजेंट होगा पीएफ उतना कम, क्योंकि भाई पानी ज़्यादा है तो सॉइल उसको अपनी तरफ थोड़ी कम एनर्जी के साथ, कम पावर के साथ खींचेगा, ठीक है। और अगर सॉइल एकदम सेचुरेटेड है, पानी ही पानी भरा है, तो पीएफ 0, ठीक है। पी की बात करते हैं भाई, पी आपका थोड़ा अलग टर्म है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग ये टर्म दिया गया है, जो टर्म दिया था साइलन ने ये टर्म दिया था, ठीक है। पीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसोमीटर आप सबको पता है क्या होता है, टेंसोमीटर जिसको एरोमीटर भी कहा जाता है, ये दिया था रिचर्ड एंड गार्डनर ने, हाँ ठीक, ठीक है, रिचर्ड एंड गार्डनर ने दिया था। उसके अलावा एक आता है पिपेट मेथड, सॉइल टेक्सचर मेजरमेंट करने का सबसे एक्यूरेट मेथड, मतलब सबसे सही मेथड है, जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है, फॉलो किया जाता है, वो है इंटरनेशनल पिपेट मेथड। और ये किसने दिया है, रॉबिन्सन ने दिया है। पर पिपेट मेथड में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है हमको पिपेट मेथड से सॉइल का टेक्सचर निकालने के लिए। अब बात होती है प्रॉब्लमेटिक सॉइल की। प्रॉब्लमेटिक सॉइल मतलब एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, जो हमें दिक्कत करेगी और क्रॉप को ग्रो करना हो जाएगा थोड़ा मुश्किल। तो अगर हम यहाँ बात करें तो भाई पीएच सबको पता होना चाहिए कि कब किसने और कब दिया। तो भाई पीएच सोरेंसन ने दिया था। कार्ल्सबर्ग जो बियर बनती है, ठीक है, उसी की लेबोरेटरी में काम किया करते थे, वहीं पे इन्होंने पीएच को आइडेंटिफाई किया था एसिडिटी के लिए, ठीक है। तो भाई सोरेंसन यहाँ पे क्या है आपका 1909 में सोरेंसन ने दिया। लाइम रिक्वायरमेंट, भाई एसिड सॉइल को ठीक कैसे करते हैं अपन, लाइम डाल के करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता जैसे यूरिया का बैग ले गए और फील्ड में डाल दिया, तो लाइम भी ले गए फील्ड में डाल दिया, उसको भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो लाइम रिक्वायरमेंट निकालनी पड़ती है, जिसको शूमेकर एट अल बफर मेथड से निकाला जाता है। उसके अलावा अगर सोडिक सॉइल है, देखो एसिडिक सॉइल में लाइम डाल दी। सेलाइन सॉइल आपको पता है लीचिंग करानी है, पानी डालना है, फ्लडिंग कर देनी है, और पानी डालोगे तो सोल्ट डिजोल्व होकर नीचे चले जाएंगे। और अगर हम सोडिक सॉइल की बात करें जिसमें सोडियम ज़्यादा है, तो हम डालते हैं क्या, जिप्सम डालते हैं। और ये जिप्सम कितना डालना है ये बताया है सूनोवर ने, ठीक है। ऐसी लीचिंग रिक्वायरमेंट भी है, पर लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्हीं की मतलब यूएस सैलिनिटरी लैब है, तो वहाँ पे ये टेक्निक डेवलप करी गई थी। लीचिंग रिक्वायरमेंट उन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया था। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट याद करना भाई, सूनोवर ने किया है, तो यहाँ पे शूमेकर किधर है, सूनोवर किधर है, ध्यान में रखना है, इसलिए एक साथ भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सोरेंसन का ईयर भी याद है, ईयर सबके याद नहीं करने होते, बट जैसे सोरेंसन है, जैसे आपका आर्नन एंड स्टाउट है 1939 याद होना चाहिए, निकोलस का 1961 भी याद कर लेना, सोरेंसन का भी यहाँ पे 1909 जो है याद कर लेना है, ठीक है। अब और कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं भाई। अब देखो कुछ रिमोट सेंसिंग के साइंटिस्ट भी हैं और कुछ फादर्स वगैरह भी हैं, है ना, अभी बच गए भाई, फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है, माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो ये सब भी थोड़ा देखेंगे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, थोड़ा रिमोट सेंसिंग के साइंटिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अब आपको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आपको ऑप्शन में देगा, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो फादर थे इंडियन मिसाइल्स के, ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की, तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई नेहरू जी के साथ मिले और इन्होंने कहा भाई इंडिया को जरूरत है स्पेस प्रोग्राम करने की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उनको कन्विंस किया और उसके बाद ही इंडिया को मिला, क्या, इंडिया को मिला आपको इसरो मिला इंडिया को, ठीक है। चलो भाई, तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई स्पेस प्रोग्राम के थे। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग टर्म सबसे पहले एवलिन प्रूइथ ने कॉइन किया था, ठीक है। फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया कौन थे, ये थे पिशोरथ रामा पिशोरती, ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। इंडिया का सबसे पहला जो सॉइल में बना था वो एक रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था, और रशिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनाया था, जिनका नाम लिखा है क्या है, इसको लक्ष्य किया।
ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में रिमोट सेंसिंग आसपास पूछता है तो ये वाला जीआईएस आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। जीआईएस क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफी या फिर किसी लोकेशन के साथ डेटा अटैच कर देना, दैट इज जीआईएस। ठीक है, तो भाई जीआईएस के फादर और जीआईएस जो टर्म है ये दोनों ही दिया था, ये दोनों ही, एक सेकंड, ये दोनों टॉमिल्सन ने ये जो टर्म है दिया था। तो फादर ऑफ जीआईएस और टर्म दोनों ही क्या है? टॉमिल्सन है। ठीक है, टर्म नैनो टेक्नोलॉजी, तो भाई नोरिया टेनीगुची ने क्या दिया था? टर्म नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया था। ठीक है, चलो भाई, तो ये थे कुछ अलग साइंटिस्ट। हाँ, सॉइल इरोजन एंड सॉइल टेस्टिंग, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन सॉइल टेस्टिंग। तो भाई यहाँ पे दो ही नाम मैं आपको बता रहा हूँ सॉइल इरोजन के लिए। एक तो ये भाई वाटर इरोजन के लिए जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, मतलब अगर कोई फील्ड है तो पूरे साल, ठीक है, ये सब एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज एनुअल सॉइल लॉस, तो भाई वाटर इरोजन से एक साल के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वाटर इरोजन से एक साल के अंदर कितना सॉइल लॉस होगा उसके लिए इक्वेशन आई थी RKL/SCP। इसकी सारी की सारी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। किसने दी थी? विस्मेयर एंड स्मिथ ने 1978 में दी थी। उसके अलावा विंड इरोजन के लिए जो इक्वेशन आई थी कि विंड इरोजन से सॉइल कितना लॉस होगा, एकलव्य नाम की इक्वेशन, तो ये चैपल एंड वुडरफ ने दी थी ये इक्वेशन। उसके अलावा STCR, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स और फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच। भाई STCR क्या हुआ? भाई हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि सॉइल में सॉइल टेस्टिंग करेंगे, भाई NPK सॉइल में कितना प्रेजेंट है। अब मान लो कि नाइट्रोजन ऑलरेडी सॉइल में कुछ प्रेजेंट होगा, तो आपको फिर नाइट्रोजन जितनी रिकमेंडेड डोज है, मान लो 120 kg में नाइट्रोजन फील्ड में डालना था, पर हम सॉइल टेस्टिंग हमने कर ली, हमने कहा 60 kg नाइट्रोजन तो पहले से फील्ड में पड़ा है, तो हम लोग फिर 120 kg क्यों डालेंगे, हम नाइट्रोजन को फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी ईल्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कितना फर्टिलाइजर को डालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका सॉइल टेस्ट वैल्यूज है उसको ईल्ड के साथ जोड़ा जाता है। तो ये रामामूर्ति ने दिया था। फिर एक डिस मेथड आता है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो डिस मेथड भी दिया था किसने? ब्यूफिल्स ने दिया था। जनरली हम कहते हैं कि भाई सॉइल में NPK नाइट्रोजन इतना डालना है, भाई नाइट्रोजन कम हो रहा है, ठीक है, पर डिस मेथड में हम ऐसा नहीं कहते। डिस मेथड में हम कहते हैं भाई NPK कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग रेशियो की बात करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की जगह हम लोग एब्सोल्यूट रेशियो की बात करते हैं, एब्सोल्यूट रेशियो। क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटेशियम ये जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सब क्या करते हैं, ये मिलजुल के काम करते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन डालोगे तो यील्ड बढ़ेगी, ठीक है, पर यहाँ रेशियो की बात होती है कि भाई फॉस्फोरस सॉइल में ऑलरेडी इतना है, तो हमें उसकी कंपैरिजन में नाइट्रोजन कितना डालना है, तो ये रेशियो में जो है ज़्यादा अच्छे से हमको आइडिया लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो की बात होती है। उसके अलावा बात लास्ट स्लाइड ही है आपके लिए, और यहाँ पे है कुछ अदर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस आप सबको पता है वी डोकुचेव। फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, ठीक है, कौन है? JW लेदर है। इन्होंने भी पूछा मतलब जो IARI है, जब बिहार में हुआ करता था एक टाइम, तो वहाँ पे ये काम करते थे। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है? डेनियल हिलेल। कौन है? डेनियल हिलेल है। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कौन है? थॉमस है फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। पर फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री की बात करें, तो अभी आपको बताया था कौन है? लाइबिग। और फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो वो है कौन? ट्रॉग। उसके अलावा फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, कौन? विनोग्रेट्स्की। ठीक है, आपका क्या हो गया? सेर्गेई विनोग्रेट्स्की इनका पूरा नाम है। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक है ट्रॉग यहाँ पे। और फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, अच्छा हाँ, मैं ये ढूंढ रहा था पिछली वाली स्लाइड्स में, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ये लिखा है रिचर्ड फेनीमैन है। तो टर्म नैनो टेक्नोलॉजी अलग बंदे ने दिया है, और फादर नैनो टेक्नोलॉजी की कौन है? रिचर्ड फेनीमैन है। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए सॉइल साइंस का। अगर आपको लगता है कि भाई कोई साइंटिस्ट रह गया है तो कमेंट में लिख डालो और बाकियों को भी बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।